हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रेजेंट हैं और जो एग्जाम्स हुआ आज आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर था। आई एम हेयर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप लोगों ने कैसे कैसे लिखा उसका आइडिया देने के लिए, ताकि आप इवेल्युएट कर सके कि किस बेसिस पे आप लोगों ने अपना पेपर लिख के आया है और कितना मार्क्स आप गेस करते हैं, मतलब कितना आप ऑब्टेन करने का कोशिश करते हैं, आपको कितना आया उतने पेपर में, क्या लिखे हैं आप, इसके लिए इवेलुएट करने के लिए हम यहाँ पे हैं। जैसा कि आपको पता है आज का पेपर था सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। टोटल दोनों सब्जेक्ट कंबाइंड है। 70 मार्क्स का पेपर होता है। 35 इंडिविजुअली डिवाइडेड है। 35 साइकोलॉजी के लिए, 35 सोशियोलॉजी के लिए। दोनों में आपको पास होने के लिए 35 का पेपर है, उसमें हाफ मार्क्स लाने होंगे। दोनों में इंडिविजुअली पास होना पड़ता है। आप दोनों में अगर इंडिविजुअली लिखिएगा, इंडिविजुअली पास होइएगा, तब आपको पास कंक्लूडेड किया जाएगा। ऐसे कि आप साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा लिख के आए हैं और सोशियोलॉजी में नहीं लिख के आए हैं, तो इस बेसिस से आपको पास नहीं किया जाएगा। और जिस तरह हम बताएं, साइकोलॉजी में लिख के आए, सोशियोलॉजी में लिख के आए, दोनों में इक्वली लिखना पड़ता है, तब जाके आप इस सब्जेक्ट में पास होइएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया था, क्या क्या क्वेश्चन आया था, उस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है आपने, ताकि आपको प्रॉपर मार्क्स मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे दिख रहा होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दो है। 15 मार्क्स का दो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक है साइकोलॉजी का प्रॉपर 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 6 मार्क्स। ये जो तीनों क्वेश्चंस है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये साइकोलॉजी का है। आप लोग को चैप्टर के साइकोलॉजी के स्टार्टिंग में पढ़ना है डिफाइन साइकोलॉजी। स्टार्टिंग में सबको पढ़ाया गया होगा साइकोलॉजी क्या होता है, हिंदी में मनोविज्ञान। ये होता क्या है, इसमें कम से कम आपको दो डेफिनेशन लिखना है, अकॉर्डिंग टू एज योर विश। फर्स्ट डेफिनेशन इज एज योर विश, आप लिख सकते हैं। और जो सेकंड डेफिनेशन है, वो अकॉर्डिंग टू राइटर लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू राइटर, हमको पता है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू राइटर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो ऐसा कॉम्बिनेशन है उसका डिफिनेशन लिखने का कि कम से कम दो आप डेफिनेशन लिखना है। फर्स्ट अपने अकॉर्डिंग, जो आपका विश है लिखने का वो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग टू द राइटर। इससे होता क्या है ना, कि जो सामने से चेक करने वाला जो इवेल्युएटर होता है, वो आपका कॉपी देख के उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा था, इसलिए उसको अकॉर्डिंग टू राइटर याद रहता है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये सब आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, साइकोलॉजी का स्कोप दो पार्ट में डिवाइडेड है इसका, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड। दो पार्ट में आपको डिवाइडेड था। जब आप साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो एक चीज नोटिस किए होंगे, प्योर साइकोलॉजी अलग था, अप्लाइड साइकोलॉजी अलग था। जो प्योर साइकोलॉजी था उसमें जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये सब के अंदर आपको कम से कम, जैसे ये हुआ ना प्योर, प्योर के अंदर जनरल आया, जनरल आया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी आया। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो आप साइकोलॉजी लिख के चार्ट बना के लिख सकते हैं, साइकोलॉजी लिखें, उसके बाद चार्ट बना के लिखिएगा, एक तरफ प्योर एक तरफ अप्लाइड। ये होता है ना, ऐसे लिखिएगा ना तो जो इवेल्युएटर पे आपका इंप्रेशन बनेगा। प्योर लिखिए पहले एक साइड, प्योर लिखने के बाद फिर इधर अप्लाइड लिखिएगा। फिर अप्लाइड के अंदर कौन कौन सा साइकोलॉजी आ रहा है, प्योर के अंदर कौन कौन सा साइकोलॉजी आ रहा है, जैसे हम पहले बताएं कि प्योर के अंदर आता है जनरल साइकोलॉजी, प्योर के अंदर आया जनरल साइकोलॉजी। उसके बाद फिर आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी,
जियो साइकोलॉजी। ये इसके अलावा भी और भी दो तीन आते हैं। इसके अंदर आप ये चार्ट बना के लिखिए, चार्ट बना के लिखिए। इसके तरफ दूसरी तरफ अप्लाइड, अप्लाइड में आता है एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, ये सब साइकोलॉजी आता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, उसके अलावा पॉलिटिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, ये सब टाइप्स आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का देता तो आप इतना तक लिख के छोड़ देते, लेकिन आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे आपको 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया है। तो ये चार्ट बनाने के बाद आप जैसे चार्ट बनाए, उसके बाद जो ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि जनरल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है। कम से कम 2-3 पॉइंट में आपको उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला साथ में कम से कम 6 नंबर देगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन पे हम लोग आते हैं कि थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में आपके टीचर्स लोग ने पढ़ाया होगा कि साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, आप नर्सिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो नर्सिंग में साइकोलॉजी को क्यों ऐड किया गया है। इसके लिखने का पैटर्न ये है कि आप पहले साइकोलॉजी को डिफाइन कीजिए, उसके बाद फिर उसके फंक्शंस को डिफाइन कीजिए। फंक्शंस में जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शंस आता है टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप नर्सिंग करने आए, किस वजह से करने आए, क्या आपका माइंडसेट है, वो समझने के लिए सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट साइकोलॉजी। उसके बाद सामने वाले के, जब आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसका माइंडसेट जानने के लिए कि वो क्या थिंकिंग कर रहा है, लोगों को हेल्प करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मेंटल हेल्थ होता क्या है, अवेयरनेस इस चीज पे फैलाने के लिए कि जैसे हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अकेले अगर फिजिकल हेल्दी इंसान है तभी वो प्रॉपर तरीके से ठीक है, तो उसका मेंटली हेल्थ होना भी जरूरी है, तभी उसको प्रॉपर हेल्दी कंसीडर करेंगे। अगर कोई इंसान है जो मेंटली अनहेल्दी है, फिजिकल हेल्दी है, या फिर उल्टा फिजिकली अनहेल्दी है मेंटली हेल्दी है, तो उसको हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ फंक्शंस हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी लिखने का। तो आपका क्या हो गया, जैसे सबसे पहला खुद को अवेयर करने के लिए, टू मेंटेन मेंटल पीस, टू मेंटेन मेंटल हेल्थ, टू हेल्प द सोसाइटी अबाउट देयर थिंकिंग, थिंकिंग में इंट्रोड्यूस करना, बहुत तरीके का बढ़ावा देना, जो अंधविश्वास लोग करते हैं वो सब आप साइकोलॉजी पढ़िएगा तभी वो आप समाज से हटा सकते हैं। ये था 3 क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर का था, तीनों साइकोलॉजी से था। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सोशियोलॉजी से है। सो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन मैरिज। मैरिज होता क्या है। एज यूजुअल सबको पता है मैरिज होता क्या है। जैसे हम साइकोलॉजी में आपको बताएं कि 2 डिफिनीशंस लिखना होता है। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कीजिए, इंट्रोड्यूस अबाउट मैरिज, मैरिज होता क्या है, इंट्रोडक्शन लिखिए, कहाँ से ये डिराइव हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, पहले वो लिखना था इसमें। उसके बाद फिर 2 डिफिनीशन, एक अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर विश या जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया या फिर जो आप जानते हैं, दूसरा डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर विश, और थर्ड डिफिनेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू राइटर। क्योंकि जब तक आप राइटर के अकॉर्डिंग नहीं लिखिएगा सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप बिना पढ़े गए हैं। तो थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू राइटर। तो आपको ये 3 चीज लिखना है डेफिनेशंस में 2 नंबर के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैरिज। जैसा कि आप पढ़े होंगे बहुत सारे बेसिस पे, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करके आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज, किस किस बेसिस पे। आप पढ़े होंगे मोनोगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी। मोनोगैमी में होता ये है, टाइप्स ऑफ मैरिज में सबसे पहले देखिए, इसमें भी आप चार्ट बना के आंसर लिख सकते हैं जैसे हम उसका बताए थे फर्स्ट वाले का, अप्लाइड साइकोलॉजी और प्योर साइकोलॉजी। उसमें भी इसमें भी आप चार्ट बना के लिख सकते हैं, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री और अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज। इसमें सबसे पहला होता है मोनोगैमी।
मोनोगैमी तो सबको पता होगा। मोनोगैमी में होता है कि एक इंडिविजुअल, एक मेल अलाउड होता है एक फीमेल से शादी करने के लिए। ये आता है मोनोगैमी में, जो कि सबसे यूनिवर्सली सोसाइटियल एक्सेप्टेबल मैरिज यही है। सबसे एक्सेप्टेबल मैरिज फॉर्म्स मोनोगैमी को बोला जाता है। और फिर उसके बाद आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी एक उस टाइप का मैरिज है। ये आपको लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन करना होगा, कम से कम पांच छह पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें होता क्या है, कौन कौन से मेल किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एक जैसे मोनोगैमी में बताया एक मेल एक फीमेल से शादी कर सकता है। पॉलीगैमी में जैसा है कि वहां पे मेल अलाउड होते हैं मोर देन वन फीमेल से मैरिज करने के लिए। ये आता है पॉलीगैमी में। आपको ये सब उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा, सिर्फ आप टाइप्स लिख के छोड़िएगा तो वो आपको 6 नंबर नहीं देगा। फिर थर्ड में आता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री उस टाइप का मैरिज है ना जिसमें एक फीमेल मोर देन वन मेन से शादी करती है, वो आती है पॉलीएंड्री में। ये तीन जो है मेन फॉर्म्स ऑफ मैरिज है। फिर इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस भी आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग मैरिज के बारे में पढ़ रहे होंगे। फैमिली और मैरिज से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चैप्टर मत कंफ्यूज हो जाए कि मैम फैमिली और मैरिज दोनों था तो सिर्फ मैरिज से कैसे क्वेश्चन आया। फैमिली और मैरिज से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड है, ये तीन हो गया मोनोगैमी पॉलीगैमी पॉलीएंड्री, ये तीन मेजर फॉर्म्स होता है। फिर उसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज भी होते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारा है, हो गया लव मैरिज, अदर रिलीजन मैरिज, ये सब जो आप लोग कॉमन टर्म जो जानते हैं, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, लव मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस, ये सब आएगा अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज में। तो इसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि अरेंज मैरिज में क्या होता है। फैमिली डिसाइड करता है ग्रूम को या फिर ब्राइड को टू विदाउट देयर विश और देयर विश। कोई कोई अरेंज मैरिज में उनका मर्जी होता है नहीं होता है। ये हो गया सबसे पहले अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज में अरेंज मैरिज हो गया। फिर सेकंड वन हो गया लव मैरिज, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मैम हम लव मैरिज के बारे में नहीं जानते। ये हो गया अरेंज मैरिज लव मैरिज। फिर थर्ड वन आता है इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट, इंटरकास्ट मैरिज में होता है कि वो जिस कास्ट में है जिस ग्रुप में है उस ग्रुप से निकल के किसी और ग्रुप में शादी करना। मतलब आप मान लीजिए ओबीसी कास्ट में आते हैं या फिर जनरल कास्ट में आते हैं, आप उस कास्ट को छोड़ के किसी और कास्ट में मैरिज कर लीजिएगा विदाउट देयर फैमिली विश और विथ देयर फैमिली विश, तो वो आता है इंटरकास्ट मैरिज में। अब लास्ट वन है इंटर रिलीजन मैरिज। इंटर रिलीजन मैरिज, जैसा कि हम अभी बताएं आपको इंटर कास्ट मैरिज, जैसे इंटर कास्ट में हो रहा था कि इंटर कास्ट में हो रहा था कि दूसरे कास्ट में, जैसे बताएं जनरल से ओबीसी में कर लेता, ओबीसी से जनरल में, आइदर एससी एसटी कोई भी कास्ट में। और फिर नेक्स्ट आ गया इंटर रिलीजन मैरिज। इंटर रिलीजन मैरिज में होगा कोई भी अदर रिलीजन में, जैसे हिंदू सिख ईसाई क्रिश्चियंस मुस्लिम्स, कोई भी अदर रिलीजन में आप शादी कीजिएगा। क्या क्यों करते हैं वो, इस सबको आपको मेंशन करना होगा इंटर रिलीजन में। ये सब हो गया इंटर रिलीजन। और ये सब चार, तीन उधर और ये चार अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज में। ये जब आप पूरा लिख के अच्छे से डिफाइन कीजिएगा अच्छे से फ्रेम के साथ, चाहे तो इसमें चार्ट भी बना सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन योर विश, तो आपका ये आंसर कंप्लीट होगा टाइप्स ऑफ मैरिज में। और आप जिस तरीके से हम बताएं ना कि जैसे आप लिखें उसके बारे में, मान लीजिए मोनोगैमस मैरिज लिखें, तो मोनोगैमस मैरिज लिखने के बाद फिर उसके उसके बारे में दो तीन पॉइंट उसके नीचे मेंशन कर दीजिएगा। पहले चार्ट बनाइएगा कितने तरह का मैरिजेस होता है, ये होता है वो होता है। फिर उसके बाद जब आप उसको एक्सप्लेन करने लगेगा, तो जैसे एक्सप्लेन किए तो सबसे पहले आप लिखिएगा मोनोगैमस मैरिज। मान लीजिए आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए, पहले चार्ट बना दिए सब मैरिज के बारे में, फिर आ गया मोनोगैमस मैरिज, फिर
आप मोनोगैमस मैरिज हेडिंग डालें, फिर उसके बारे में आप लिखिएगा कि मोनोगैमस मैरिज में होता क्या है, जहां जैसे कि हम बताएं कि इसमें एक मेल अलाउड होता है एक फीमेल से शादी करने के लिए, यही होता है मोनोगैमस में। तो आप चार्ट में जिस जिस टाइप का मैरिज का मेंशन किए हैं ना, आपको उसके बारे में नीचे एक्सप्लेन करना है, तभी वो जाके इवेल्युएटर आपको फुल मार्क्स या फिर अकॉर्डिंग टू योर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्लियर हो गया। सो इट्स टाइम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आगे क्वेश्चन नंबर सी देखने का। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट आर द मेजर्स टू सॉल्व डॉरी प्रॉब्लम्स। जैसा कि अभी आपको अभी पता है बहुत सारे क्राइम्स देखने को मिल रहा है, अभी तो अपोजिट देखने को मिल रहा है कि कहीं भी जाती है तो फीमेल लड़का के साथ ये कर देती है, उसको छोड़ के चली जाती है। अभी भी कुछ ऐसे सिटीज, कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे डॉरी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ वैसे समाधान लिखिए जिसकी वजह से डॉरी प्रॉब्लम, जो दहेज प्रथा जो समस्या है उसको खत्म किया जा सके। कुछ ऐसा मेजर्स लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन भी 7 नंबर का है, तो सबसे पहले आपको ये मेंशन करना होगा डॉरी होता क्या है। डॉरी, दहेज। दहेज क्या होता है? शादी के समय कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को, अपने बच्चे या बच्ची को कोई भी गिफ्ट देते हैं, उसी को हम लोग डॉरी बोलते हैं। फिर डॉरी प्रॉब्लम क्या हो, सबसे पहले आप डॉरी को एक्सप्लेन कीजिए डॉरी क्या होता है, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन कीजिएगा डॉरी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉरी प्रॉब्लम के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो डॉरी प्रॉब्लम आप मेंशन कीजिएगा कि डॉरी देने से क्या क्या प्रॉब्लम समाज में देखने को मिल रहा है, डॉरी नहीं देने से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे कहीं कहीं पे सुनते हैं ना, फीमेल के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। कभी कभी तो हैवानियत इस हद तक बढ़ जाती है कि फीमेल को मार दिया जाता है बस इसलिए क्योंकि उनके फादर ने डॉरी नहीं दिया था या कम दिया था, बस इस वजह से। तो वो डॉरी प्रॉब्लम में मेंशन कीजिएगा क्या क्या डॉरी प्रॉब्लम होता है। फिर सॉल्व, फिर आइए अपने मेन पॉइंट पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्व व्हाट आर द मेजर्स टू सॉल्व डॉरी प्रॉब्लम्स। क्या क्या आप मेजर्स उठा सकते हैं इस डॉरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला मेजर देख लीजिए, अगर कोई भी फीमेल को आप एजुकेट कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ डोरी प्रॉब्लम। सबसे पहला आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द डोरी प्रॉब्लम इज स्प्रेड एजुकेशन। स्प्रेड एडुकेशन, जब कोई भी फीमेल को पता होगा कि वो पढ़ी लिखी हुई होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको जॉब लगेगा, किसी ना किसी कोटा में, किसी ना किसी चीज में वो जॉब करेगी, उसके पास खुद का पैसा रहेगा। जनरली डेथ वगैरह, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, पैसे की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से फीमेल वो चीज झेलती भी है। और जब फीमेल खुद एजुकेटेड रहेंगी तो उनका वो पैसा का अभाव उस मेल को छोड़ के चली जाएंगी, और जब उसको एडुकेशन होगा तो वो जॉब करेगी तो उसको पैसे का अभाव फील नहीं करना पड़ेगा, वो मरने से बेटर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेगी। तो सबसे फर्स्ट मेजर है स्प्रेड एडुकेशन, फीमेल्स को पढ़ाइए। सेकेंड वन इज वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वुमेन को बढ़ावा देना, कोई भी चीज में। अभी तो बहुत चीज में देखते हैं, हर चीज में, ड्राइवर हो गया, पायलट हो गया, हर चीज में फीमेल्स का वैकेंसीज आता है। फीमेल्स इस एलिजिबिलिटी तक आ गई है कि वो पढ़ा सके, वो पढ़ सके, वो उस चीज को जिस प्लेन में पहले फीमेल्स को अलाउड नहीं था चलाने के लिए, अभी वहां भी फीमेल्स चला रही हैं, एक प्रॉपर जगह पे जा रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा इम्पावर करने के लिए। फिर थर्ड वन आते हैं,
थर्ड वन है स्ट्रिक्ट टू लॉज। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि दहेज हम दे रहे हैं तो अपनी बेटी की भलाई के लिए दे रहे हैं, बेटी की गिफ्ट के लिए दे रहे हैं, ऐसा सोचना होता है पेरेंट्स का। लेकिन कभी पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि आज हम उसको इतना दे रहे हैं तो कल होके वो हमसे इतना डिमांड करेगा। तो आपको इसमें थर्ड पॉइंट में है स्ट्रिक्ट टू लॉ। थर्ड पॉइंट में है स्ट्रिक्ट टू लॉ, मतलब जो भी लॉ है डॉरी के अगेंस्ट, डॉरी के अगेंस्ट मतलब दहेज प्रथा के अगेंस्ट कुछ लॉ बने हुए हैं, वो सबको फाइल करना। जैसे ये नहीं सोचना कि अब हम दे रहे हैं दहेज तो वो अपनी बेटी के लिए भलाई के लिए दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए खराब है। ये सब पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन भी करना है, कम से कम 3-4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर सेकंड वन, फोर्थ वन आता है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक को अवेयर करना इस बारे में कि दहेज प्रथा एक कानूनी जुर्म है। बहुत सारे गांव में ना अभी भी लोग बोलते हैं कि नहीं दहेज चलते आ रहा है और चलेगा, तो कम से कम उसको ये अवेयर करना कि नहीं दहेज गलत है, मत दीजिए, ये लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना। ऐसा ऐसा ही कम से कम आपको 10 पॉइंट या 8 पॉइंट आपको लिखना है, उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी डॉरी प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब जाके आपको 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक टाइम लिमिटेशन बना लीजिए। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत जरूरी है, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग ये दोनों को लेके चलना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मोटिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 नंबर का 5 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी आपको आता हो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहला मोटिवेशन दिया हुआ है, तो 5 नंबर 2 नंबर के लिए आपको क्या लिखना है। सबसे पहले लिखिएगा मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन होता क्या है, ये लिखना है सबसे पहले। कोई भी चीज में, जैसे साइकोलॉजी दिया हुआ है, आपका मन, आपको जो इसमें से 5 क्वेश्चन आ रहे होंगे वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको कम से कम 1 पेज में लिखना है। 1 पेज या आधा पेज भी चलेगा ये आंसर के लिए, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ये मत सोचिएगा कि सीरियल वाइज है तो वही लिखना है। जो आपको अच्छी तरीके से आता है, जिससे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसमें वही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे पहला एग्जांपल हम लिए मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है, ये एक लाइफ में कैसे प्रमोट करता है अच्छे चीजों के लिए, कि आपको अच्छे आगे तरफ बढ़ने के लिए। मोटिवेशन क्या है, किसी चीज के लिए लोगों को उत्तेजित करना, बढ़ावा देना, उनके पीछे सपोर्ट करना कि वो चीज कर सके, वो है मोटिवेशन। तो इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है क्या होता है, वो क्या क्या चीज में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का हम जैसे पहले बताए थे मनोविज्ञान, तो आपको लिखना है मनोविज्ञान होता क्या है, साइकोलॉजी होता क्या है। फिर उसका आपकी मर्जी है, स्कोप ब्रांचेस भी अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना नहीं होता है। थर्ड वन है मेमोरी। मेमोरी भी पढ़े होंगे साइकोलॉजी में, इनेट मेमोरी जो होता है वो सब आपको लिखना है। मेमोरी होता है क्या, उसके अंदर कौन कौन सा मेमोरी आता है, कहाँ जाके सब लोकेट होता है, ये सब आपको लिखना है। फोर्थ वन इज फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली के टाइप्स कितने हैं, फंक्शंस ऑफ फैमिली। बताए ना, ये क्वेश्चन कम से कम हाफ से 1 पेज के बीच में आपको लिखना है, इसमें से 5 लिखना है, इसी तरीके से सबको एक्सप्लेन करना है। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज आपको पता है, बाल विवाह। बाल विवाह किसको बोलते हैं, 18 साल से कम। अभी तो बढ़ा दिया गया है, फीमेल के लिए 21 साल कर दिया गया है, मेल के लिए 23 साल कर दिया है। तो जो इससे पहले मैरिज हो रहा है वो आएगा चाइल्ड मैरिज में। फिर नेक्स्ट वन है डॉरी सिस्टम। जैसा कि हम बताए ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन था, मेजर्स टू सॉल्व द डॉरी प्रॉब्लम। तो यहाँ भी आपको दिख गया डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम होता क्या है, अपने बच्चों को एक गिफ्ट देना एज अ फॉर्म ऑफ मैरिज, जो कि मैरिज से रिलेटेड हो, वो आएगा डॉरी सिस्टम में। फिर नेक्स्ट आ गया इलिटरेसी।
इलिटरेसी मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लिखना है आपको। फिर क्या क्या फैक्टर्स होता है कि वो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाइए पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी, लोग गरीब क्यों है, पोवर्टी का डिफिनीशन क्या है, इसमें आप बीपीएल, बिलो पोवर्टी लाइन, एवर पोवर्टी लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर किए होंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है थिंकिंग। थिंकिंग, अटेंशन, ये सब साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। थिंकिंग में वही है, क्या क्या थिंकिंग मैटर अफेक्ट करता है, वही है थिंकिंग। फिर अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन क्या होता है, किस फैक्टर्स पे प्रमोट करता है अटेंशन, कहाँ कहाँ रिटेन करता है, वो सब लिखना है अटेंशन में। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 10 ठो, लेकिन आपको 10 में 5 लिखना है, ये नहीं कि पूरा बना दीजिएगा। यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए 5 into 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 नंबर का 5 क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब वी विल मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत गलतियां होती हैं, जैसे देख लीजिए, हम बता देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है। नहीं, ट्रू और फॉल्स है यहाँ पे प्रेजेंट। सो आपको ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है कि कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट इज अ काउज ऑफ इलिटरेसी। अब ये ट्रू है या फॉल्स, फैमिली सपोर्ट की वजह से इलिटरेसी होता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्टिट्यूशन। मतलब वेश्यावृत्ति के लिए गरीबी मुख्य आर्थिक कारण है। हाँ, वेश्या गरीबी की वजह से फीमेल्स मजबूर होती हैं वेश्यावृत्ति की तरफ मूव करने के लिए, प्रोस्टिट्यूट को एक्सेप्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। अब देखते हैं थर्ड वन, वोकेशनल ट्रेनिंग इज नॉट अ रिमेडियल मेजर्स कंट्रोल ऑफ लिटरेसी। मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण निरक्षरता को नियंत्रित करने का उपचारण है या नहीं। मतलब इलिटरेसी को कंट्रोल करने के लिए क्या वोकेशनल ट्रेनिंग इनफ है? अगर आपको कोई चीज का वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा तो आप इलिटरेसी को क्योर कर पाइएगा? नहीं। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, यहाँ पे ये फॉल्स होगा। नहीं, सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ गवर्नमेंट को फैसिलिटी, ये एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, तब जाके इसको क्योर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। राइट टू एजुकेशन है, क्या वो फंडामेंटल राइट नहीं है इंडिविजुअल का? फंडामेंटल राइट में सबसे पहला मेंशन है कि राइट टू एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई भी फीमेल आजाद होती है पढ़ने के लिए, ये फॉल्स है, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। राइट ऑफ एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ क्राइम। हाँ, जैसे कि पहले भी क्वेश्चन था, पॉवर्टी मेन रीजन है, प्रोस्टिट्यूट को भी प्रमोट करता है, और पॉवर्टी की वजह से क्राइम भी बहुत होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न द कल्चर ऑफ सोसाइटी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कल्चर इंसान सीखता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है, बाय द बर्थ उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस में ढाला जाता है ताकि वो अपने कल्चर को एडेप्ट कर सके, सीख सके। सो हियर इज द आंसर, वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। देयर इज नो ऑर्डर ऑफ हाई एंड लो स्टेटस इन कास्ट सिस्टम। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बुक में पढ़े होंगे सोशियोलॉजी में, तो ऑर्डर है, हाई हाई स्टेटस लो स्टेटस दोनों में डिफरेंस है। ये यहाँ पे नो ऑर्डर की जगह सिर्फ ऑर्डर होगा, ये नो नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एंगर इज अ टाइप ऑफ इमोशन, यस इट इज अ ट्रू, एंगर इज अ टाइप ऑफ इमोशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम ग्रुप। हाँ, ज्वाइंट फैमिली बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक छत के नीचे रहते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट लास्ट वन, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, आपको ट्रू या फॉल्स लिखना था और कुछ इसमें लिखना नहीं था।
मेंटली हेल्दी पर्सन हैज एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। हाँ, सबसे पहला साइकोलॉजी में है कि मेंटल हेल्दी के क्राइटेरियाज पढ़ने हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन है कि जो मेंटल हेल्दी पेशेंट होता है या पर्सन होता है वो कैपेबल होता है एडजस्टमेंट करने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आप देख लीजिएगा आपका कितना सही है कितना गलत, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है मेंबर ऑफ ग्रुप डैश हैव फीलिंग्स। मेंबर ऑफ ग्रुप्स मतलब कैसा फीलिंग्स होता है, कॉमन फीलिंग्स होगा। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कॉमन, कॉमन फीलिंग्स। फिर सेकंड वन, डूइंग मैरिज इन वन ओन कास्ट इज कॉल्ड। एक कास्ट में शादी करना क्या कहलाता है, एंडोगैमी। एंडोगैमी से अपने ही कास्ट में शादी करने को हम लोग एंडोगैमी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ साइकोलॉजी। स्टार्टिंग में ही सबको पता है, बताया जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विलहेल्म, विलहेल्म उंग। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन होगा, अगस्ते कोम्टे। ये बहुत कॉमन सा नाम है, आपको स्टार्टिंग में ये दोनों चीज के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी और फादर ऑफ साइकोलॉजी। अगस्ते कोम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी को बोला गया है। और लास्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेसिया। ये टर्म से भी आप लोग वाकिफ होंगे। मेमोरी जिसका लॉस होता है उसको एमनेशिया बोलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर है, देख लीजिए। फर्स्ट वन का क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ ग्रुप हैव कॉमन फीलिंग्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन है डूइंग मैरिज इट्स ओन कास्ट इज कॉल्ड एंडोगैमी। थर्ड वन इज फादर ऑफ साइकोलॉजी विलहेम उंग, दिस इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ते कॉम्टे। थर्ड वन इज द फिफ्थ वन इज द लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड एमनेशिया। सो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आप लोग का है मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला है इंटेलिजेंस। मैच द फॉलोइंग, इंटेलिजेंस क्या है, आपको ये पढ़ने के बाद इधर का टर्म पढ़ना होगा। इंटेलिजेंस नॉन वर्बल टेस्ट है, इंटेलिजेंस इज अ नॉन वर्बल टेस्ट, सबसे पहला होगा। सेकेंड वन इज द अटेंशन। अटेंशन क्या है, एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है। अटेंशन इज अ इनवॉलेंटरी प्रोसेस। थर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, रिसेप्टर सेल। परसेप्शन एक रिसेप्टर सेल्स है। नर्वस सिस्टम, फिफ्थ फोर्थ वन इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, एक इन्वॉल्वमेंट है, एक इन्वॉल्वमेंट है नर्वस सिस्टम। फिर मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस को ही हम लोग साइकोसिस भी बोलते हैं। मेंटल इलनेस आ गया साइकोसिस में। डिल्यूजन, डिल्यूजन को फॉल्स बिलीफ भी बोला जाता है। सो डिल्यूजन इज अ फॉल्स बिलीफ। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आएगा मेंटल मैकेनिज्म में। प्रोजेक्शन एक तरह का मेंटल मैकेनिज्म का प्रोसेस है जो कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू मेंटल मैकेनिज्म। फिफ्थ वन इज इमोशन। इमोशन क्या है, चीयरफुलनेस, उत्साह, कोई चीज के लिए होना, वो है चीयरफुलनेस। मैन, नीचे है ये क्वेश्चन, मैन इज अ सोशल एनिमल। थोड़ा सा एफ का जो फूड है ना, फूड आ जाता है आपका इसमें, बेसिक नीड। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फूड जो है ना ये आपका बेसिक नीड में है। क्वेश्चन नंबर 9 का एम होगा ऑप्शन। और मैन, मैन इज अ सोशल एनिमल, इसका के होगा। ये ऊपर नहीं है नीचे मेंशन है इसलिए हम यहाँ पे कर दिए हैं। फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी और मैन इज अ सोशल एनिमल। फिर लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन क्या होता है, lack of education it means
अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट से। मैरिज, मैरिज क्या है अभी हम पहले बताएं, मोनोगमी मतलब सिंगल मेल सिंगल फीमेल से शादी कर रहा है, वो आएगा मैरिज में, दिस इज मोनोगमी। फिर सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम में आएगा अनमैरिड मदर्स, रिलेटिंग अनमैरिड मदर्स से है सोशल प्रॉब्लम। फिर थिंकिंग, थिंकिंग क्या है, रिकलेक्टिंग द बिहेवियर, थिंकिंग का वही है रिकलेक्टिंग, सो दिस इज द थिंकिंग। फादर ऑफ साइकोलॉजी हम पहले भी बताएं, विल्हेम उंड, फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में क्या आएगा, प्रोग्रेस में आएगा चेंज इन डिजायरेबल डायरेक्शन, मतलब डिजायरेबल डायरेक्शन में चेंज होना, वो आएगा प्रोग्रेस में। फिर इन ग्रुप, इन ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउट ग्रुप, इन ग्रुप है तो आउट ग्रुप भी होगा। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ते कॉम्टे। सो इसके यहाँ पे तो सारा ऑप्शन मैच हो गया। अब ये दोनों के लिए आपको नीचे देखने को मिलेगा, नहीं है, ये ऊपर है। ये दो बच गया, फादर ऑफ सोशियोलॉजी तक अगस्ते कॉम्टे के, ये बच गया स्मॉल फैमिली और हैबिट, ये दोनों बच गया। तो ये दोनों का ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ये रहा लव, दिस इज द ऑप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली, लव में हो गया स्मॉल फैमिली। एक और बचा था हैबिट, हैबिट का इसमें होगा लर्निंग, यहाँ पेज में है, दिस इज द मैच ऑफ हैबिट। सो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप खुद को इवेल्युएट कर लीजिए कितना मार्क्स, किस तरीके से आप पेपर लिख के आए हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग माय वीडियो। एंड हम लोग ऐसे ही मिरेकल हम की तरफ से आपको क्वेश्चंस के लिए, आपके आपकी मदद के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, ताकि आप जो लिख के आए हैं, चाहे वो नर्सिंग फील्ड में हो, पैरामेडिकल फील्ड में हो, बीएमएलटी फील्ड में हो, उसको हम लोग सॉल्व कर सके, आपको कम प्रॉब्लम दे, आपको मतलब प्रॉपर तरीके से समझाया जा सके कि आप क्या लिख के आए हैं और कैसा पेपर गया है। अब इस बेसिस पे आप लोग खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। थैंक यू।